2 दिसंबर 1984 की रात जब भोपाल के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो उस शहर के पास में मौजूद एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी में प्रोडक्शन जोरों से चलने लग रहा था। तभी उस कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर को अजीब सा लगने लगता है और उसकी आंखें जलने लगती हैं। वर्कर को लगता है कि जरूर यहाँ कोई ना कोई गैस लीकेज हुई है। जब उन वर्कर्स ने जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें एक लीकेज का पता चला जो E610 टैंक से होने लग रहा था। पर दोस्तों ये कोई आम टैंक नहीं था, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट को स्टोर करके रखा हुआ था, जो कि वायुमंडल के संपर्क में आते ही जहरीली गैस में बदल जाती थी। जब कंपनी के सीनियर्स को ये बात पता चलती है तो वे इसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस टैंक पर ठंडा पानी डाला जाता है और इसके प्रेशर वॉल्व को भी खोला जाता है, बट सारे सिक्योरिटी सिस्टम जो इस गैस को सेफली स्टोर करने का काम करते थे वो सब फेल कर गई और कुछ टाइम के बाद में इस टैंक का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि अब इसको कंट्रोल करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और इसके बाद कुछ ही मिनटों में 42 टन MIC एटमॉस्फेयर में चली गई। जब ये गैस भोपाल के लोगों के संपर्क में आई तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, खांसी, स्किन डैमेज जैसी प्रॉब्लम इमीडिएटली होने लगी और इस गैस ने अगले दिन भोपाल के हजारों लोगों की जान ले ली। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स की डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। इस गैस ने भोपाल के लोगों की जिंदगियां बस कुछ ही घंटों में तबाह कर दी और जो लोग इस गैस इफेक्ट से बच गए थे उनको लॉन्ग टर्म में कैंसर, रेस्पिरेटरी डैमेज और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट इतने बड़े इंसिडेंट के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या यह एक बाय मिस्टेक हुआ इंसिडेंट था या कंपनी के एम्प्लॉय की लापरवाही थी? इन सब बातों को जानने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। वहाँ प्रेशर 150 पाउंड है सर और टेम्परेचर 15 डिग्री है सर। क्या? अरे वो पाइप रो रहे हैं, बैठ जाओ। बदबू है सर। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि अस्पताल में लाशें रखने तक की जगह नहीं बची। शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। डॉक्टर राशिद जानबरी, जानबरी, मैं भोपाल यूनियन कार्बाइड से बोल रहा हूँ। MIC लीक हो गया, MIC इमरजेंसी, MIC लीक हो रहा है, सारा का सारा MIC लीक हो रहा है, सारा का। मुझे इसका तोड़ चाहिए, इसका इलाज चाहिए। इस UCIL फैक्ट्री को 1969 में सेविन नाम के एक पेस्टिसाइड बनाने के लिए इम्प्लांट किया गया था। इसके प्रोडक्शन के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC का जो यूज है वो मीडिएटर के रूप में किया गया था। इस MIC को बनाने के लिए UCIL ने एक MIC प्रोडक्शन प्लांट को भोपाल में इम्प्लांट किया था। MIC को बनाने के लिए फोस्जिन के साथ मिथाइलमाइन की रिएक्शन कराते हैं, जिसके बाद इसे 1-एफ्थेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं और इस प्रोसेस के बाद फाइनल प्रोडक्ट कार्बरिल बनता है। हालांकि भोपाल के इस प्लांट के बनने के बाद में दूसरे मैन्युफैक्चरर्स ने भी कार्बरिल बनाना शुरू कर दिया था, वो भी बिना MIC का यूज किए, जिससे उन कंपनियों को कार्बरिल बनाना महंगा पड़ रहा था। भोपाल वाले प्लांट में MIC के यूज करने से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाती थी। अब इन फैक्ट्रियों में पेस्टिसाइड बनाने का काम दिन रात तेजी से चलने लग रहा था। बट अब इन फैक्ट्री ओनर के सामने एक बुरी खबर थी, वो ये कि 1980 की शुरुआत में मार्केट में पेस्टिसाइड की कीमतें अचानक गिर गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसकी परवाह नहीं किए हुए प्रोडक्शन को बंद नहीं किया और इसी कारण से भोपाल वाले प्लांट में अब MIC को बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाने लगा। अब इस प्लांट में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में MIC को स्टोर किया गया था कि इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि अब इस साइट पर रोजाना करीब कुछ न कुछ एक्सीडेंट होते ही रहते थे। इसके रिगार्डिंग कई लोगों ने भोपाल के इस प्लांट के प्रदूषण की शिकायत भी की थी, जिसमें कई पत्रकार भी शामिल थे। 1981 में एक वर्कर जो कि मेंटेनेंस का काम करने लग रहा था, उस पर फोस्जिन के कुछ छींटे पड़े, जिससे उसने हड़बड़ाहट में अपना गैस मास्क उतार दिया, जिससे उसने बड़ी क्वांटिटी में जहरीली फोस्जिन गैस को सूंघ लिया। उसके बाद कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी ने छानबीन शुरू की और अपने निष्कर्षों को भोपाल के लोकल अखबारों में पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भोपाल के लोगों, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे पर खड़े हो, उठो। उसके कुछ दिनों बाद एक और एक्सीडेंट होता है जिसमें एक केमिकल इंजीनियर लिक्विड MIC के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसका शरीर 30% से ज्यादा जल गया था। इस टाइप के केमिकल लीकेज कई बार हुए थे, जिससे इन एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई थी। भोपाल की UCIL फैसिलिटी में 3 अंडरग्राउंड टैंक्स को बनाया गया था, जिसमें करीब 68,000 लीटर लिक्विड MIC को स्टोर किया गया था। इन स्टोरेज टैंक का नाम था E610, E611 और E619। दिसंबर में जो लीकेज हुए थे उससे पहले इसका प्रोडक्शन चलने लग रहा था और उस टाइम पर लिक्विड MIC को इन्हीं टैंकों में स्टोर किया जा रहा था। UCC के सेफ्टी रेगुलेशन ने यह क्लियरली कहा था कि किसी भी टैंक में 50% से ज्यादा
यानी 30 टन से ज्यादा का एमआईसी स्टोरेज नहीं करना है। इन सभी टैंकों में नाइट्रोजन गैस का भी यूज किया गया ताकि लिक्विड एमआईसी पर प्रेशर बनाया जा सके। इस नाइट्रोजन गैस के यूज करने से ही ये टैंक कंट्रोल में रहते थे और इसे जरूरत पड़ने पर लिक्विड एमआईसी को पंप से बाहर भी निकाला जा सकेगा। पर 1984 अक्टूबर के लास्ट में टैंक E610 ने अपनी ज्यादातर नाइट्रोजन गैस को स्टोर करने की कैपेसिटी खो दी, जिसका मतलब ये था कि इस टैंक में मौजूद लिक्विड एमआईसी को पंप करके बाहर नहीं निकाला जा सकता था। टैंक में इस प्रॉब्लम की वजह से प्लांट में बन रही एमआईसी के प्रोडक्शन को एक बार के लिए रोक दिया गया था। उस टाइम पर इस टैंक में 42 टन एमआईसी का स्टोरेज किया गया था, जो कि यूसीसी के गाइडलाइन के खिलाफ था। इस प्रॉब्लम के आने के बाद फ्लेयर टावर को एक बार के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस का काम भी होना था। ये टावर हाईली प्रेशर वाली गैसों को एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही जला देता था, या कहे कि ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को जलाकर ऐसी गैसों में बदल देता था जो कि हमें कम नुकसान पहुंचाए। इसका यूज इंडस्ट्रियल एरिया में आमतौर पर किया जाता है। इस टैंक में आई प्रॉब्लम के बावजूद भी प्लांट के ऑपरेटर्स ने दूसरे 2 टैंक जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में थे उनका यूज करके फिर से प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। दिसंबर में E610 टैंक के प्रेशर को फिर से स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, पर फिर से वे स्टेब्लिश करने में फेल हो गए। इसके अंदर स्टोर की गई एमआईसी को अभी भी बाहर पंप नहीं किया जा सकता था। इस टाइम पर ज्यादातर एमआईसी से रिलेटेड सेफ्टी सिस्टम फेल कर गए थे और कई वाल्व और लाइनें काफी खराब कंडीशन में थी। इस पाइपों को साफ करने और मेंटेनेंस का काम देखने वाले ज्यादातर वर्कर्स भी छुट्टी पर थे। इन पाइप की मेंटेनेंस में हुई देरी की वजह से ही माना जाता है कि 2 दिसंबर की शाम को पानी एक साइड पाइप से E610 टैंक में चला गया था जब इसकी मेंटेनेंस का काम चलने लग रहा था। जब ये पानी लिक्विड एमआईसी के संपर्क में आया तो टैंक में रनवे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई। इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट के बढ़ने से ये रिएक्शन और भी तेज हो जाती है। इस रिएक्शन का ओवरऑल इफेक्ट ये रहा कि टैंक में हीट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इससे इस टैंक का प्रेशर इंक्रीज होने लगा। इस इंसिडेंट के बाद रात के 10:30 तक जो टैंक का प्रेशर था वो 2 psi था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। बट 11 बजे ये 2 psi से 10 psi तक पहुंच गया। प्लांट के सीनियर एम्प्लॉय ने माना कि शायद ये रीडिंग डिवाइस में आई खराबी के कारण होगा। रात के करीब 11:30 पर वहां काम कर रहे वर्कर्स ने महसूस किया कि यहाँ कोई ना कोई गैस जरूर लीक हुई है और उसके बाद उन वर्कर्स ने थोड़ी छानबीन करना शुरू की और उन्हें एक लीक के बारे में पता चला। इस लीक की इन्फॉर्मेशन 11:45 पर सीनियर एम्प्लॉय को दी गई थी और उस टाइम पर एमआईसी का सुपरवाइजर भी ड्यूटी पर था। पर उसके बाद 12:15 पर एक टी ब्रेक लिया जाता है। इस ब्रेक के दौरान भी एमआईसी के एम्प्लॉय के साथ इस गैस लीक का डिस्कशन किया जाता है। 12:40 पर टी ब्रेक पूरा होता है और वर्कर्स अपनी ड्यूटी पर वापस जाते हैं। इस टी ब्रेक के 5 मिनट के बाद ही एमआईसी के सुपरवाइजर ने देखा कि E610 टैंक की रिएक्शन क्रिटिकल स्टेज तक पहुंच गई है। इस टैंक का टेम्परेचर उसकी स्केल से बाहर जा रहा था। चेक करने पर पता चला कि इस टैंक का टेम्परेचर एक्चुअली में 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 40 psi है, जो कि इस टैंक की सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा था। एक वर्कर ने देखा कि इमरजेंसी रिलीफ वाल्व के ब्लास्ट होने के टाइम टैंक E610 के ऊपर की कंक्रीट स्लैब में दरारें आ गई थी। इसके बाद इस टैंक के अंदर का प्रेशर बढ़कर 55 psi तक पहुंच गया था। इस टैंक को कूल डाउन करने के लिए उस पर ठंडा पानी वगैरह भी डाला गया था, पर उसका अब कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब जहरीली एमआईसी गैस इस टैंक से बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में जाने लगी थी। इस एमआईसी के टैंक को ठंडा रखने के लिए एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी लगाया गया था, पर जनवरी 1982 में इसे भी बंद कर दिया गया था। इस टैंक में टेम्परेचर में आए बदलावों को बताने के लिए एक अलार्म सिस्टम भी लगाया गया था, जो कि 11 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर के लिए सेट किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर भी वो अलार्म सिस्टम बंद किया हुआ था। फ्लेयर टावर, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, ये एमआईसी को वातावरण में सीधे जाने से पहले जला देता था। बट यहाँ भी किस्मत खराब थी दोस्तों। मेंटेनेंस के दौरान इसके एक कनेक्टिंग पाइप को हटा दिया गया था। अब इस एमआईसी को रोकने के लिए जितने भी इंतजाम किए गए थे वो सब फेल हो गए। अब इस टैंक में भरी हुई लिक्विड एमआईसी को कोई भी सेफ्टी लाइन नहीं रोक पाई और लगभग 42 टन एमआईसी टैंक से निकलकर 45 से 60 मिनटों के अंदर एटमॉस्फेयर में चली गई। ये गैस भोपाल के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगी, क्योंकि उस टाइम पर हवा की डायरेक्शन भी वही थी। फैक्ट्री के लोगों को सावधान करने के लिए और भोपाल की आम जनता जो कि फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में रहती थी, उनके लिए सायरन अलार्म को ऑन किया गया। बट अब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैस लगभग पूरे शहर में फैल गई थी। फैक्ट्री के वर्कर्स विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे जा रहे थे। इस एक्सपोजर के शुरुआत में खांसी आने, आंखों का जलना और घुटन सी महसूस होने के लक्षण लोगों को महसूस हुए, क्योंकि एमआईसी गैस की डेंसिटी एयर के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत आ रही थी।
अगली सुबह तक हजारों लोग मारे जा चुके थे। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स की डेड बॉडी ही नजर आ रही थी। इस घटना के तुरंत बाद में एक UCIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्होंने एक टेक्निकल टीम को इस साइट पर भेजा क्योंकि इस साइट पर अभी भी 611 और 619 टैंक में MIC गैस भरी हुई थी। इस टीम ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस टैंक को खाली कर दिया और इस MIC को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। इस घटना के बाद भारत, UCC और अमेरिका के बीच कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। सरकार ने मार्च 1985 में भोपाल गैस रिसाव अधिनियम पारित किया, जिससे इससे इफेक्टेड सभी लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने की परमिशन दी। शुरुआत में UCC ने $5 मिलियन के रिलीफ फंड को देने की बात कही, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और $3.3 बिलियन की मांग की। ये केस काफी सालों तक चलता रहा, पर बाद में आखिरकार 1989 में एक आउट ऑफ कोर्ट समझौता होता है और यूनियन कार्बाइड ने इस पूरे डिजास्टर में हुए नुकसान के लिए 470 मिलियन पे करने का एग्रीमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इश्यू के रिगार्डिंग अपनी गाइडलाइंस जारी की थी। जिन लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी उनके परिवार वालों को 1 लाख से 3 लाख के बीच फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही। जून 2010 में UCIL के 7 फॉर्मर एम्प्लॉय जो कि इंडियंस थे, उनकी लापरवाही की वजह से उनको 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें कि इस इंसिडेंट का लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी इसके हेल्थ इश्यू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 1994 तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को ऐसी कोई भी हेल्थ रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना किया गया था। लेकिन कुछ अथॉरिटीज के मुताबिक 36 वार्डों में इस गैस का इफेक्ट रहा, जिसने लगभग 5,20,000 से ज्यादा लोगों को इफेक्ट किया। इसमें 2 लाख प्लस की उम्र 15 साल और 3,000 से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं थी। इमीडिएटली इस इंसिडेंट में 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसके 2 हफ्तों के बाद में 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लॉन्ग टर्म में इनकी हेल्थ पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जैसे कुछ लोगों की आंखों की कॉर्निया पर निशान आ गए थे और कॉर्निया वाला भाग धुंधला सा हो गया था, जो कि मोतियाबिंद का सिम्टम्स था। काफी लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में दिक्कत थी। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाने से इनकी याददाश्त में कमी आ गई थी। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगी, जिससे स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्या बढ़ने लगी। और यहाँ तक कि इस डिजास्टर के बाद में बोर्न हुए बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेंटल हेल्थ, कैंसर और हार्ट सेल्स पर काफी बुरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर मिसकैरेज की रेट एवरेज रेट से 7 गुना हाई हो गई थी और यह इश्यू आज के दिन तक भी यहाँ फेस किया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर काफी हेल्थ फैसिलिटी और हॉस्पिटल की सर्विस प्रोवाइड करवाई गई थी। 1989 में जब ये फैक्ट्री बंद हुई तो पाइप, ड्रम और काफी टैंक बच गए थे और आसपास के एरिया में डेंजरस केमिकल भी थे, जिससे वहाँ की मिट्टी और पानी वगैरह हाईली इफेक्टेड था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को मछली वगैरह खाने से एक बार के लिए मना भी किया था। फैक्ट्री के बंद होने के बाद अंदर जो कुछ भी था उसे सील करके वहीं पर रख दिया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इन जहरीले कचरे को इकट्ठा करके जलाने के निर्देश दिए थे। बाकी इस घटना के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को माना जाता है, जिसकी अब मौत भी हो गई है। ये इस इंसिडेंट के बाद भारत छोड़कर भाग गए थे, लेकिन इस डिजास्टर के विक्टिम आज के दिन तक भी जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।